हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो 2 दिन क्लासें नहीं आई अभी। क्लासें रिकॉर्ड की थी। ऐसे नहीं क्लासें रिकॉर्ड नहीं हुई, क्लासें रिकॉर्ड की थी, परंतु कुछ टेक्निकल इश्यू आने की वजह से क्लासें क्रैश कर गई। और हमारा ऐसा होता है कि क्लासें जैसे ही अपलोड होती है हम डाटा डिलीट कर देते हैं। तो डाटा एक तरफ से डिलीट हो गया, दूसरी तरफ से हमने अपलोड किया वो क्रैश कर गया, तो इस वजह से 2 दिन क्लासें डिले हो गई। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। पहली बात, बच्चों का जो एग्ज़ाम हुआ है कांस्टेबल का, तो वो थोड़ा बताना भी कैसे हुआ है, कैसे नहीं। मैंने अभी तक पेपर देखा नहीं है। मैं आज पेपर देख के और आपको बताऊंगा कि क्या था पेपर में, टफ था, इजी था। देखो, एक कॉमन सी बात बताऊं आपको। बच्चे बोल देते हैं पेपर टफ था, कैसे था। देखो, पेपर टफ इजी ये अलग चीज होती है। हाँ, पेपर अगर सिलेबस से बाहर आए ना, तब थोड़ा ऐसे मान लेते हैं कि हाँ भी सिलेबस से बाहर पूछ लिया, बाकी टफ तो बनाएगा विभाग। ठीक है। अब 5,000 वैकेंसी है, 50 लाख फार्म भर जा चुके हैं। मतलब आप देखो ना कि 5,000 की वैकेंसी आती है और फार्म कितने होते हैं? 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो विभाग को भी वो बच्चों को अलग करना होता है, छांटना होता है उनमें से, तो पेपर टफ देता है। तो पेपर इजी नहीं आएगा भाई। आप ये दिमाग में ठान लो कि पेपर इजी नहीं आएगा, पेपर टफ ही आएगा। आप उसी हिसाब से तैयारी करो। ये मत सोचना कि हाँ हाँ हम तो सिर्फ 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, यह तो सिर्फ 12th लेवल तक होता है, इसका पेपर इजी आएगा। नहीं आएगा। तो 4th ग्रेड वाले बच्चे भी ध्यान देना, पेपर इजी नहीं आता, पेपर टफ ही आता है। हाँ, आप तैयारी ऐसे रखो, नॉर्मल से लेके मतलब एंड तक तैयारी को अच्छे से रखो, प्रॉपर रखो कि पेपर इजी आया तो भी सॉल्व कर लेंगे, टफ आया तो भी सॉल्व कर लेंगे। परंतु ऐसा ना हो कि टफ आया और आपके वैसे ही हौसले रखे हैं कि सर पेपर तो टफ आ गया, हमसे हो ही नहीं रहा। वो बात नहीं होनी चाहिए भी। पेपर और क्वेश्चन क्या होते हैं? एग्जाम से रिपीट होते हैं। जैसे अब कांस्टेबल के हुए हैं, तो आगे 4th ग्रेड के जितने भी एग्जाम आएंगे, हो सकता है उनमें क्वेश्चन रिपीट हो या कुछ भी हो। तो आप एक काम करना, 4th ग्रेड वाले बच्चे कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं और आपके टॉपिक में जो लग रहे हैं, जैसे हिंदी आई, हिंदी आपके टॉपिक में लग रही है, तो आप हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको सारों को अच्छे से पढ़ लो। और देखो, जैसे समाज से प्रश्न आ गया, दो समाज से 2 प्रश्न आ गया, एक प्रश्न आ गया, तो आप देख लो कि वो समाज से प्रश्न पूछेगा, तो आप समाज को अच्छे से पढ़ लो। संधि से कोई प्रश्न आया है तो देखो कौन सी संधि से आया है, स्वर संधि से आया, अच्छा स्वर संधि को अच्छे से पढ़ लो। उपसर्ग प्रत्यय में से आया है, कैसा प्रश्न आया है, उस हिसाब से क्वेश्चनों को पढ़ लो। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक पढ़ लेना, वो आपको बहुत इजी रहेगा। जैसे साइंस में है, आपका कोई भी टॉपिक है उसमें से प्रश्न आ गया, आप पढ़ लो। हिस्ट्री में आओ, प्रजामंडल से कोई प्रश्न आ गया, आप प्रजामंडल को मोटा मोटा एक बार देख लो कि हाँ प्रजामंडल से प्रश्न आए हैं। ऐसा करके आप उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेना, ताकि आपका आगे वाले एग्जाम में अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है। तो आ जाता है टॉपिक पे। हमने 3 प्रकार इसके पढ़ लिए थे। कौन कौन से? तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। आज हम पढ़ेंगे चौथा प्रकार। कौन सा? द्विगु समास। कौन सा प्रकार पढ़ेंगे? नंबर 4, द्विगु समास। अब हर समास की अपनी विशेषताएं होती है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो इसकी पहली विशेषता है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? देखो, पहला तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा, इसका पूर्व पद, इसका पूर्व पद कोई संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची विशेषण होता है। पहली बात, प्रश्न आ गया कौन सा पद प्रधान होता है? तो उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा प्रश्न आ गया कि किस समास का पूर्व पद या पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है? तो द्विगु समास का। संख्यावाची कैसे, वो मैं आपको करवाता हूं। अब देखो, हाँ एक और लिख लो कि इनका विग्रह करते समय, इनका समास विग्रह करते समय
इनका समास विग्रह करते समय कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करेंगे? तो का समूह है, का समाहार, वाला, वाली। तो समास विग्रह करते समय का समूह है, का समाहार, वाला या वाली शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्या करना है समास विग्रह करते समय? बस देख लो, का समूह है, का समाहार, वाला या वाली, आपको ये शब्द मिल जाए तो सीधे सीधा करके आना है। द्विगु समास, उसका पहला पद कौन सा होगा? संख्यावाची विशेषण होगा। इसका पद कौन सा प्रधान होगा? तो उत्तर पद प्रधान होगा। अब लिखे इसको उदाहरण, लिखता हूं उदाहरण, आप बनाना। तो अगर मैं लिख दूं चारपाई, चारपाई, तो आप पहले क्या करना है, इसके पद निकालो। कौन से? पूर्व अर्थात पहला, उत्तर अर्थात दूसरा। पद निकालो तो निकल रहे हैं ना, एक चार, एक पाई। तो पहला पद में संख्यावाची विशेषण मिल गया चार, तो चार पाई मतलब पैरों वाली। तो चार पैरों वाली क्या होती है? चार पाई। तो हमने अंत में क्या इस्तेमाल किया? वाली। ये वाला और वाली जो है ना, ये इसके लिंग पर होंगे। कैसे कि अगर स्त्रीवाचक है तो वाली शब्द आएगा, और पुरुषवाचक है तो वाला शब्द आएगा। ठीक है, बन गए। चार पाई स्त्रीवाचक होती है तो चार पैरों वाली। और देख लो, अगर मैं लिख दूं चौराहा, चौराहा, आप इसका करो समास विग्रह करो, आपको दो शब्द मिलेंगे। क्या? चौ और राहा। चौ मतलब चार, राहा मतलब चार रास्ते। तो यहां पे चार रास्तों का समूह है मत लिखना, चार रास्तों का समाहार लिखना। समाहार मतलब चार चीजें आपस में आके मिल रही है। ठीक है, तो एक बार इसको उतारो, फिर हम थोड़े और उदाहरण करते हैं। ठीक है, उतारो जल्दी जल्दी। हो गया भाई? चलो वीडियो पॉज कर लेना भी जिनका नहीं हुआ, और साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। और नोट्स बनाना भी, आपके नोट्स, एक मिनट रुकना भी, आपके नोट्स बनने बहुत जरूरी होते हैं। नोट्स से ऐसा होता है ना कि आपको पता होता है क्या मैंने बनाया है क्या नहीं। बुक्स में मिल जाता है, ये चीजें बुक्स में मिलती हैं, हर बुक्स में मिल जाएंगी, पर बुक्स में बहुत ज्यादा डाटा दिया होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपके काम का भी नहीं है। और दूसरा, हर बच्चा बुक से समझ नहीं पाता। अगर बुक से समझ लेते हैं ना तो कोचिंग खुली नहीं होती कभी। कोचिंगों में आपको समझाया जाता है, क्या पढ़ना है वो बताया जाता है। वरना हिंदी की बुक आती है, अभी मेरे पास जो है वो 600-700 पेज की है बुक, बट आपको 600-700 पेज नहीं पढ़ने, आपको वो पढ़ना है जो आपके काम का। इसलिए आपको नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, और जब आप नोट्स पढ़ रहे हो तो आप रफ कॉपी में साथ साथ में लिखो, इंपॉर्टेंट चीजें लिखो, सीधे ही करो। आपकी रफ कॉपी जितनी ज्यादा गंदी होगी, आप उतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते जाओगे। और गंदी ये नहीं है कि सुबह सर ने बोला था रफ कॉपी गंदी करनी है, ये लो लगे पड़े हैं, इधर से ये पेज भी गंदा कर लो, ऐसे नहीं होता। लिख लिख के, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कॉपियां बिल्कुल साफ पड़ी है, रफ कॉपी भी ऐसे बिल्कुल साफ साफ पड़ी है। क्या करना है? बचपन में होता था कि मैडम हम
नॉर्मली ऐसे होता था ना कि आप अगर छठी क्लास में हो, 7वीं में हो, तो छठी क्लास की किताबें जमा कराओ, 7वीं की आपको मिल जाएगी। नहीं तो जब किताबें जमा करवाने जाते थे ना, तो ऐसे किताबें देख के, अच्छा तेरी किताब तो जमा नहीं पड़ी है क्या, तो पढ़ी ही कौन है, तेरे किताब पर पेन ही कौन चल रहा। तो निशानी होती थी कि हाँ ये बच्चा पढ़ा ही नहीं है, इसकी किताब पर पेन भी नहीं चला हुआ, इसलिए इसकी किताब बिल्कुल साफ स्वच्छ पड़ी है। हाँ अगर फट जाती तो वो अलग बात है कि पिटाई होती थी कि हाँ तूने किताब फाड़ दी, पिटाई तो होती थी, पर वो एक ताना नहीं सुनने को मिलता था कि हाँ तू पढ़ा नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके उदाहरण करते हैं कुछ। तो नोट्स बनाना भाई जितने हो सके। चलो अब मैं लिखता हूं, आप बनाते रहना। तो त्रिभुज, चौखट, सप्तऋषि, और क्या होगा, द्विगु, द्विगु, पंचतंत्र, पंचतंत्र। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। सप्ताह, शताब्दी, त्रिवेणी। बना लो जल्दी जल्दी बनाओ, बनाओ खुद से बनाओ, फिर मैं करवाता हूं। त्रिभुज, चौखट, सप्तऋषि, द्विगु, पंचतंत्र, शताब्दी और त्रिवेणी। बनाओ जब तक मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी बनाओ। बन गए होंगे। चलो क्या करना है, त्रिभुज तो तीन भुजाओं वाला, त्रिभुज का तीन भुजाएं होती है ना, ऐसे एक दो तीन। तो त्रिभुज के तीन भुजाएं तो तीन भुजाओं वाला। त्रिभुज पुल्लिंग होता है तो वाला आ गया। चौखट, क्या होती है चौखट, कुछ बच्चे बोलेंगे हमारे वो बाहर बनी हुई है चौकी, उसको बोलते हैं, तो उसको देखना, वो नहीं होती चौखट वैसे तो। चार खूंटों वाली, एक्चुअली यहाँ पे कूंट होनी चाहिए, कोने कोने होनी चाहिए कि चार कोनों की होती है। ठीक है, और एक बना हुआ है भी चार खूंटों वाली। सप्तऋषि, आपने देखा होगा, तारों का समूह है सप्तऋषि मंडल जिसको बोलते हैं हम। तो 7 तारों का समूह है, या सप्तऋषियों का समूह है करना आप, सप्त या 7 करो, 7 ऋषियों का समूह है। द्विगु, ये थोड़ा ध्यान रखना, कई बार द्विगु का ही पूछ लेता है द्विगु समास में, तो 2 गायों का समूह है, 2 गायों का समूह है। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सीधा आ जाता है द्विगु शब्द का अर्थ होगा, पहला ऑप्शन क्या होता है कि समास का एक प्रकार, 2 गायों का समूह है, उसका मतलब पूछा उसने, ये नहीं पूछा कि भाई क्या होता है, मतलब कि किसका प्रकार है, ये नहीं पूछा। अगर पूछ ले किसका प्रकार है तब तो समास आएगा, उसने अर्थ पूछ लिया तो 2 गायों का समूह होता है द्विगु, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे पंचतंत्र, तो 5 तंत्रों का समूह है। सप्ताह है 7 दिनों का समूह है। शताब्दी, तो शत अब्दी, शत मतलब 100,
अब्दों का समूह है। अब्दों मतलब वर्ष, आप वर्ष भी लिख सकते थे, 100 वर्षों का समूह है। और त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार या समूह है, दोनों ही कर सकते हो। 3 वेणियों का समूह है या समाहार। राजस्थान में त्रिवेणी संगम कहाँ कहाँ पे है, अभी बताना, बताना भाई। और ये बहुत बार प्रश्न भी बनता है त्रिवेणी संगम से। और सबसे फेमस तो वो एग्जामिनर का एक फेवरेट ही है आपका, माही बनास माही सोमजखम का जो त्रिवेणी संगम नवा टापरा गांव में है, जो है वो फेवरेट है उसका। वो पूछेंगे पूछेंगे, बहुत बार आता है। उसकी स्थापना कब हुई, उसमें मेला कब बढ़ता है, ये चलो ज्योग्राफी का टॉपिक है, आप उसमें पढ़ना, एक बार इनको उतारो। हो गया, चलो आप वीडियो पॉज कर लेना भाई, जिनका नहीं हुआ। चलो बाकी आप उदाहरण आप बना लेना, एक दो और पढ़ाऊं, चलो एक दो और पढ़ा देता हूं, तो लिखो। दुनाली, दुधारी, नौलखा, चौमासा। चलो बनाओ, चार और बना दो जल्दी जल्दी। नौलखा सुन के आधो गानों में तो, आधो के दिमाग में तो गाना चल रहा होगा नौलखा वाला। बताना भाई कमेंट करके कौन सा गाना होता है। चलो बनाओ। तो दुनाली क्या होगा, दो नाल वाली, आपने देखा होगा भी, गन होती है एक, तो उसके दो नली होती है आगे, तो दो नाल वाली। दुधारी तो दो धार वाली, एक आता है ना दो धारी तलवार, जिसके दोनों तरफ धार हो, नौलखा। हाँ ये कई बार आता है, ये देख, नौलखा हार लाई हूँ, गए उस होते ना, एक सहेली दूसरी सहेली से बोलती है, नौलखा हार लाई हूँ, कहाँ से लाई, मेले से लाई हूँ। अच्छा कितने का लाई, तो 150 का लाई हूँ, 200 का लाई हूँ, थोड़ा महंगा हो गया तो 1000 रुपए का लाई हूँ, 9 लखा हार। चलो अब इसका समास विग्रह करते हैं। 9 लखा अर्थात 9 लाख का, 9 लाख मूल्य वाला। 9 लाख मूल्य वाला। तो अब अगर आपकी सहेली कोई बोले मैं हार लाई हूं, कौन सा, 9 लखा, कितने का, 500 का, तो बोलना बेटा, ओ सॉरी, आपका चलो बेटा तो नहीं होगी भी, निकल गया, आपको बोलना मैंने तो, आप बहन होगी सहेली होगी, देखना बहन, 9 लाख का जो होता है उसको बोलते हैं 9 लखा, 150 वाले को 9 लखा नहीं बोला जाता, ठीक है। और अंतिम क्या है, चौमासा। ये जो 4 महीने आते हैं ना, ये चिपचिपे से होते हैं, जो घर वाले बोलते हैं चौमासा आ गया, चौमासा चढ़ गया, तो ये 4 मासों का समूह है, 4 मास, मास मतलब महीने, तो 4 महीनों का समूह है, ठीक है। तो उतारो उसको जल्दी जल्दी, फिर करते हैं अगला।
हो गया? चल, आप वीडियो पॉज कर लेना अभी। चलो अब करते हैं अगला प्रकार, नंबर 5। कौन सा? द्वंद्व समास। चलो लिखो इसकी विशेषताएं कुछ। तो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, ये एकमात्र समास का प्रकार है जिसके दोनों पद प्रधान होंगे। तो केवल सीधा प्रश्न आ जाए किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व। याद करेगा सांद्रिका, ये द्व और ये द्व बराबर से हैं, मतलब दोनों एक जैसे, अर्थात दोनों पद प्रधान होंगे, उत्तर भी और पूर्व भी। हाँ ठीक है, उत्तर भी और आपका पूर्व भी, दोनों पद स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं मतलब एक पद का दूसरे पद पर निर्धारण नहीं होता, वो आपस में स्वतंत्र होंगे। ठीक है, आगे लिखो। पदों का समास विग्रह करते समय, पदों का समास विग्रह करते समय क्या क्या स्लोगन है अभी तो? और अथवा या, और अथवा या, और एम भी कर लो एक, एम योजक चिन्हों का योजक चिन्हों का प्रयोग पदों के बीच में किया जाता है। बीच में किया जाता है। ठीक है, पहला इसके दोनों पद प्रधान होंगे, दूसरा दोनों पद आपस में स्वतंत्र होंगे, और तीसरा इनका विग्रह करते समय और अथवा या एम आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपको लिखाता हूं, जैसे मैं लिखूं उदाहरण, उल्टा लिख दिया, सीताराम, राम लक्ष्मण, दाल रोटी। ठीक है, माता पिता। तो ये आपस में स्वतंत्र हैं। आप किसी एक को भी चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा कि एक को अगर हम हटा देंगे तो दूसरे का अर्थ खत्म हो जाएगा, दूसरा भी रहेगा। तो ये आपस में स्वतंत्र होते हैं। अब इनका समास विग्रह कैसे करेंगे? तो सीता और राम, राम और लक्ष्मण, दाल रोटी तो दाल और रोटी, और माता पिता तो माता और पिता। ठीक है, मतलब इनके जो पद होंगे पूर्व और उत्तर दोनों आपस में स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, तो एक बार ये उतारो उतारो जल्दी जल्दी, या वीडियो पॉज कर लेना, मैं आगे करवाता हूं थोड़ा सा। अब देखो, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक बार मोटे मोटे से लिए समझाया है, क्योंकि इसके आगे प्रकार है, उनमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, यह 3 प्रकार का होता है। तो द्वंद्व समास के प्रकार कितने होंगे? कितने? 3।
तो लिखो पहला, सॉरी भाई, तो लिखो इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। अच्छा, किसी बच्चे को अगर राइटिंग में दिक्कत आ रही है ना कि सर मैं समझ नहीं आ रहा है, तो मैं साथ साथ में बोलता रहता हूं भी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बोलते टाइम में सुन के अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। दूसरा समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास। ये इसके तीन प्रकार होंगे। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो ध्यान रहे, इनको पूरा ही लिखना और पूरा याद करना है। ऐसे नहीं इतरेतर समाहार वैकल्पिक, इतरेतर समाहार वैकल्पिक, रट्टा मत मारना, क्योंकि पर सीधा प्रश्न आ गया ना कि इतरेतर समास किसका उदाहरण है, तो या किसका प्रकार है, तो वहां पे द्विगु भी लिखा होता है कई बार, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये था तो सही, अब द्विगु का था, द्वंद्व का था, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो ध्यान रहे ये किसका होगा, द्वंद्व समास का। तो पूरा याद करना, इतरेतर द्वंद्व समास। इसको एक बार उतारो, जल्दी जल्दी उतार लो। चलो यहां तक हो गया, अभी यहां तक कर लेना, बाकी इससे आगे करेंगे हम कल अच्छे से। आज ये क्लास अच्छे से देख लेना, भी इसके नोट्स बना लेना, कुछ उदाहरण है वो मैं कल करवा दूंगा। अब इनको समझाना है और इनके थोड़े बहुत उदाहरण होंगे वही करवाने हैं, तो शायद आपके समास कल की क्लास में या कल और परसों दो क्लास में पूरे मैं कर दूंगा। कोशिश रहेगी कल वाली क्लास में पूरे कर दूं, फिर भी अगर बचा तो परसों की क्लास में तो पूरा कर ही देंगे, ठीक है। तो ये उतार लेना, और फोर्थ ग्रेड के पेपर वालों को ध्यान रखना भी, हॉस्टल में जितने भी प्रश्न आए हैं उनको देखना, उनसे रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उनको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।